हेलो दोस्तों, पीसीएस सारथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस पहले आए हैं या उस पैटर्न पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें क्या कुछ आपको पॉइंट ऐड रखना है, करना ही है, इन बातों पर हम विशेष फोकस करते हुए चीजों को देख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लगातार उससे फायदे में हैं और ये बात आप हम तक पहुंचा भी रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन के जरिए भी बता रहे हैं और लगातार आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ के अपनी बात को रख रहे हैं या आपके मन में जो भी दुविधा है या समस्या है वो भी पूछ रहे हैं। आप अगर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप सिंपली सर्च करिए अभिनव अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर बीपीएससी। इसको सर्च करके आप मुझसे जुड़ जाइए। जैसे आप कनेक्ट हो जाएंगे उस ग्रुप में बहुत सारे लोग डेली बेसिस पर अपने आंसर लिख के डाल रहे हैं, जनरल स्टडीज टॉपिक्स पर या फिर जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो भी आंसर को डाल रहे हैं। और यहाँ पर इंडिविजुअली उन कॉपीज को मेरे द्वारा इवेलुएट किया जा रहा है और हम यहाँ पर एक नया भी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि उन कॉपीज में से कुछ कॉपीज को पिक करेंगे और यही पीसीएस सारथी यूट्यूब चैनल पर सामने से आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस कॉपी को देखिए इस तरीके से लिखा गया है, इसमें और क्या कुछ ऐड किया जा सकता था। इस तरीके से आपके साथ कॉपीज का भी डिस्कशन होगा, तो आपकी कॉपी की इवेल्युएशन होगी और उस पर विस्तृत चर्चा भी हो सकता है। ये भी आपके लिए एक फायदे की बात होगी। तो बिना समय को व्यर्थ किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन है, थोड़ा हो सकता है कि आपको अजीब लगेगा, कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो किस रूप में हम पूरा करें। हो सकता है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उस फ्लो में हम लिख पाए न लिख पाए, कहीं कंफ्यूजन हो सकती है। चूंकि ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल पूछा गया था। द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली, यानी परिवार के मुखिया की तरह है, हु हैज ऑल द अथॉरिटीज, हाउएवर he cannot do anything effective if the naughty young members of family do not listen him। इवेल्युएट करना है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो परिवार के उस बुजुर्ग सदस्य के समान होती है जिस जो सभी प्राधिकार रखता है, अथॉरिटी रखता है। किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इस बात का मूल्यांकन करिए। कई बार कुछ विवादास्पद सवाल भी पूछे गए हैं बहुत सारे स्टेट पीसीएस में, इंक्लूडिंग बीपीएससी में भी एक बार सवाल पूछ लिया गया कभी। क्या आपको लगता है कि जो गवर्नर का पोस्ट है वो एक रबर स्टैंप है, या ऐसा सवाल प्रेसिडेंट के लिए पूछा जा सकता है। तो वहां पर हरगिज आपको इस बात को नहीं प्रस्तुत करना है कि राष्ट्रपति या गवर्नर का जो पोस्ट है वो प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंस उसकी नहीं है, ऐसा नहीं लिखना है। एकदम आपको बीच बचाव करते हुए एक वेल बैलेंस्ड आंसर लिखना है और उसमें क्या कुछ आपको पॉइंट्स रखने होंगे ये जरूरी है। अब ये इस तरीके का अगर सवाल आएगा तो लाजमी है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है। क्या हमें बताना है कि प्रेसिडेंट रबर स्टैंप होता है या नहीं, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और हमारा जो देश है वो एक रिपब्लिकन कंट्री है, हिंदी में इसे गणतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र हम कब बने थे तो 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र का क्या मतलब होता है कि जहां हेड ऑफ स्टेट जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, अनलाइक ब्रिटेन। क्योंकि वहां जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं जिनको क्वीन कह ले या किंग हो सकते हैं, मोनार्की है और वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। वो जो पोस्ट है वो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो हमारे प्रथम नागरिक है वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ये इसकी खूबसूरती है। और जो दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिकन था वो बिहार के इस पावन धरती से है, वजी गणराज्य, है ना, जो पूरा वैशाली या फिर तिरहुत का क्षेत्र है उस जगह से इत्तेफाक रखता है। 8 अलग अलग प्लान्स थे, उसमें से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इस रिपब्लिकन को बनाए थे। तो दुनिया का सबसे पुराना जो रिपब्लिकन है और जो दुनिया का सबसे बड़ा कहने एक तरीके से रिपब्लिकन स्टेट, अगर हम सही मामले में चीजों को समझे
तो इंडिया सबसे बड़ा रिपब्लिकन स्टेट भी कहा जाएगा और सबसे पुराना। ठीक, कैसे बताएंगे? और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो आप बता सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक, और संविधान का कौन सा पार्ट है? तो जो पार्ट 5 है उसमें चर्चा किया गया है यूनियन एक्सिक्यूटिव का। और इसमें भी यूनियन एक्सिक्यूटिव में क्या कुछ होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट के ऊपर विस्तृत चर्चा किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इन्हीं के ऊपर चर्चा किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि ये यूनियन एक्सिक्यूटिव के ऊपर, एक्सिक्यूट करने वाला यानी कि कार्यपालक जो होता है इसकी बात की गई है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे हेड ऑफ स्टेट है, और वो फर्स्ट सिटीजन है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सिंबल है। एक किस चीज के सिंबल है अगर बताना हो तो हम बोलते हैं कि एकता का, यूनिटी का, इंटीग्रिटी का और सोलिडेरिटी का वो प्रतीक है इस राष्ट्र के लिए, और उनको फर्स्ट सिटीजन का दर्जा प्राप्त है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है या होते हैं। और यहाँ पर इन बातों को आप लिख के अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। और ये इतिहास में, भारत के इतिहास में दूसरी बार हुआ है कि कोई महिला जो है वो हमारी राष्ट्रपति चुनी गई है। और इतना ही नहीं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आने वाली पहली महिला है जो कि इतने बड़े कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है। तो ये लोगों की जीत है। और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की करेंट और 15th प्रेसिडेंट है। और इन्होंने अपना जो ओथ है या ऑफिस जो है कब संभाला, तो 25 जुलाई 2022 को। ये प्रेसिडेंट का ऑफिस कब क्रिएट हुआ अगर हम जानना चाहें तो वही बात है जब हमने कहा कि हम गणराज्य हुए, यानी 26 जनवरी 1950 को। और बिहार से ही आने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। और यहाँ पर इससे पहले क्या था, तो ऑफिस ऑफ मोनार्क था, क्योंकि हम सोवरेन नहीं थे, हम संप्रभु नहीं थे, और हमारे ऊपर जो है ब्रिटिश हुकूमत अपना रोल निभा रही थी। तो प्रेसिडेंट का जो इंडिया में इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का क्या मतलब हुआ कि पहले हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हुए जैसे कि विधायक या सांसद। अब ये लोग जो है वापिस से एक चुनाव में हिस्सा लेते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। यहाँ पर स्टेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्लियामेंट भी पार्टिसिपेट करता है इस चुनाव में, ये भी खास बात है। अब जो सवाल यहाँ पर दिखा था, तो इससे पता चलता है कि क्या रेलेवेंस है या नहीं है। इस तरीके की अगर बातें की गई तो पहले यही चर्चा कर लिया जाए कि क्या प्रेसिडेंट का रेलेवेंस है, महत्ता है, क्या इस पद का प्रासंगिकता है। तो जो नॉर्मल सर्कमस्टांस है तो उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड प्रतीत होते हैं, और जो रियल हेड है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये जाना हुआ बात है। लेकिन अगर स्पेशल सिचुएशंस की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि जो भी चेक एंड बैलेंस का काम है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जाता है। भले ही रियल हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जब हमने देखा है कि प्रेसिडेंट के द्वारा सरकार पर अंकुश लगाई गई, रोक लगाई गई किसी भी तरीके के पॉलिसी डिसीजन से। तो इससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, ऑथोरिटी है, वो ऑथोरिटी को कमांड करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जब देखा गया कि जो डिसीजन लिया गया था कैबिनेट के द्वारा, अगर प्रेसिडेंट उसे लौटा देते हैं, वापिस उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और फिर उस बात को कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये सब कुछ है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर एक से अधिक कंटेंडर है, दावेदार होते हैं प्रधानमंत्री पद के, तो यहाँ पर ये सब वाइज डिसीजन लेने का जो काम होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। तो ये कहना कि राष्ट्रपति का जो पद है वो प्रासंगिक नहीं है, ये कहीं से भी सही नहीं है। और जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं आर वेंकट रमन साहब, तो इन्होंने मतलब इस तरीके से कहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट इज लाइक एन इमरजेंसी लाइट, कि जो एक इमरजेंसी लाइट होता है कि लाइट चली गई,
अंधेरा है और यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांस हो गए, कुछ जरूरत है, तो उस समय जो बिजली वाले टॉर्च की जरूरत होती है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, कुछ भी ऐसे लाइट की जरूरत होती है, तो इसी तरीके का रोल है, अदा है प्रेसिडेंट का। इमरजेंसी लाइट हम हर समय नहीं यूज करते हैं, हमारे पास टॉर्च है, लैंटर्न है, या फिर लैंप हुआ करता था, लेकिन अगर लाइट फेल हो जाए, पावर ग्रिड फेलियर हो जाए, किरोसिन खत्म हो और उस समय जरूरत पड़े हमें, तो हमारे लिए ऑप्शन जो होता है, एक ही रे ऑफ होप होती है, वो होती है से प्रेसिडेंट की, जैसे कि इमरजेंसी लाइट होता है। और उन्होंने कहा था इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स, कि कुछ भी ऐसा आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होता है तो वहां पर राष्ट्रपति की जो दायित्व है वो खुद ब खुद शुरू हो जाती है, और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होता है वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। यानी एक क्रिकेट टीम के कैप्टन के रोल में, या फिर जैसे सब लोग जानते हैं कि अगर ये व्यक्ति हैं तो हम अपने को स्ट्रांग फील कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग महेंद्र सिंह धोनी को कह सकते हैं या फिर राहुल द्रविड़ को कह सकते हैं, उसी तरीके का कुछ आप समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके का स्थिति दिया गया है, स्टेटस दिया गया है, किस तरीके का ओहदा, पोजीशन दिया गया है राष्ट्रपति को, ये भी समझना जरूरी है। तो इसके लिए हमें टटोलना होगा आर्टिकल 53 यानी 53, जिसमें कहा गया है कि द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज देयर पावर डायरेक्टली और बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी विथ फ्यू एक्सेप्शंस थ्रू ऑल द एक्सिक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। यानी जो भी शक्तियां हैं, हम किस तरीके की शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो कार्यकारी, ठीक है, जो भी एक्सिक्यूटिव पावर्स है वो कहां पर समाहित है, तो प्रेसिडेंट के पास है, और इसके लिए वो मदद लेते हैं प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इसी तरीके से आर्टिकल 54 में कहा गया है कि द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कि मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, और इसी तरीके से जो विधान सभा, विधान परिषद नहीं, विधान सभा के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। ये जो फॉर्मूला वगैरह है कि एक एमएलए के वोट का कितना पावर होता है, एक एमपी के वोट का कितना पावर होता है, तो ये फॉर्मूला जो है आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, इससे वैल्यू एडिशन होगा। अब यहाँ पर जो आर्टिकल्स इत्तेफाक रखते हैं राष्ट्रपति से, उसमें आर्टिकल 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 है, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल जो हमने यहाँ देखा 53 और 54। अब आर्टिकल 55 में क्या बात की गई है, तो किस तरीके से इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में वहां चर्चा किया गया है। जैसे 56 जो आर्टिकल है वहां पर राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, इस पर चर्चा किया गया। आर्टिकल 57 जो है अगर री इलेक्शन की नौबत आती है तो उसमें क्या होगा। आर्टिकल 58 जो है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, कौन सा व्यक्ति है जो भारत देश का राष्ट्रपति बन सकता है। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, इसके लिए आर्टिकल 59। ओथ और अफर्मेशन जो है इसकी बात की गई है आर्टिकल 60 में, और ओथ और अफर्मेशन में क्या अंतर है मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, और मैं अगले वीडियो में इसका जवाब भी आपको दूंगा। और आर्टिकल 61 जो है, अगर राष्ट्रपति को इम्पीच करना पड़े, उन पर महाभियोग चलाया जाए, तो कैसे चलाया जाता है, ये सारी बातें की गई है। अगर क्वालिफिकेशन की जो बात की गई है आर्टिकल 58 में, कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए और उनका एज 35 साल पूरा हो गया होना चाहिए, यानी 35 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, और उस व्यक्ति के पास सारा कुछ कंडीशन होना चाहिए कि वो एक लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जा सके, और वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करते हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में या किसी लोकल अथॉरिटी में, और वो मेंबर नहीं होने चाहिए लोकसभा के या राज्यसभा के, या फिर ऐसा कह लें कि वो किसी भी मतलब विधानसभा के विधायक भी नहीं होने चाहिए राज्यों में से। यहाँ पर कुछ विशेष शक्तियां भी दी गई हैं, जैसे अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक प्लेस, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उनको कारावास में नहीं डाला जा सकता है जब तक कि वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। केवल सिविल प्रोसीडिंग्स जो है उनके खिलाफ इनिशिएट की जा सकती है, दैट टू आफ्टर गिविंग 2 months प्रायर नोटिस, और इसके लिए कम से कम 2 महीने का
प्रायर नोटिस जो है, पूर्व सूचना जो है वो देना पड़ेगा। और यहाँ पर इम्पीचमेंट की अगर आवश्यकता पड़ती है तो किस सरकमस्टांस वगैरह में हो सकता है, ये सब कुछ जो है थोड़ा बहुत आपको मतलब इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी ग्राउंड पर यानी कि संविधान के उल्लंघन के लिए प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए इम्पीचमेंट जो है उसका प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा। तो ओनली यानी इकलौता ग्राउंड जो है इम्पीचमेंट का जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका कहीं भी डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं दिया गया कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, लोकसभा इनिशिएट कर सकता है, राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकता है इम्पीचमेंट चार्ज को, और फिर अगर एक हाउस इस इम्पीचमेंट मोशन को लाता है तो दूसरे हाउस को जो है ना इसको पास करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, अब ये क्या उस प्रक्रिया है ये जानना जरूरी है। और यहाँ पर मतलब इम्पीचमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कभी कभी, जैसे यूपीएससी वगैरह में क्या है कि कंपेयर करने को पूछ दिया जाता है कि यूएसए का इम्पीचमेंट इंडिया के इम्पीचमेंट से कैसे अलग। तो भारत में इम्पीचमेंट का मतलब है सीधे सीधे उस व्यक्ति को ऑफिस से हटा देना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, इम्पीचमेंट का हो गया नहीं, आप पर लांछन लगा दिया गया, आप पर महाभियोग लगा दिया गया, लेकिन आपको ऑफिस से नहीं हटाया जा रहा। ठीक है, तो ये जो भी बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आर्टिकल 62 जो है उसमें चर्चा किया गया है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ ऑफिस पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, यानी राष्ट्रपति का जो पद है अगर उस सीट को भरना है तो किस टाइम मैनर में उस पोस्ट को भरा जाए। आर्टिकल 72 बहुत खास है क्योंकि जब हम बात करते हैं रबर स्टैम्प जैसी बातों पर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आर्टिकल 72 का जिक्र आ जाए, जहां पर पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है अगर किसी को पार्डन करना है, इसके लिए क्षमा क्षमा करने का जो शक्ति दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अगर फांसी की भी सजा हो गई है तो राष्ट्रपति जो है उसकी क्षमा याचिका को देख सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमीट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि हो गया जो अगर सजा मिला हुआ है उसको टाइम बाउंड मैनर में उस समय को घटा दिया जाए, या हो सकता है कि उसके रूप को बदल दिया जाए। कुछ कुछ ऐसे जो भी प्रोविजन है वो लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 74 में यहाँ पर बात की गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। यानी यहाँ कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके मुखिया प्रधानमंत्री हैं उनके सलाह पर करेंगे। अच्छी बात है, जब लोग ने विधायकों को मतलब सॉरी सांसदों को चुन के भेजा है और उसमें से कुछ लोग मंत्री बनते हैं तो बिल्कुल रिफाइंड होके आ रहा है लोग, और उनकी बातों को मानना ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के विरुद्ध तो कहीं से भी नहीं है, इसी वजह से इस तरीके की बात की गई है। आर्टिकल 75 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी प्रेसिडेंट के पावर के बारे में हमें पता चलता है, जहां कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो भी चुने जाते हैं। और जो भी मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो है दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जब तक चाहते हैं तब तक कोई भी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी होती है, सत्तारूढ़ दल कहलाती है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको हटा सकते हैं, फ्लोर टेस्ट की बात कर सकते हैं, और अगर फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो वहां पर फिर से चुनाव कराना पड़ेगा लोकसभा का। ओके, इसी तरीके से ये भी बात कही गई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा। यहाँ पर ये बात की गई, और आप देखिए समझिए कि जब हम पार्लियामेंट को अच्छे से समझते हैं तो हम पार्लियामेंट को दो हिस्सों में पहले बांट के देखते हैं। एक को कहते हैं विधायिका और एक को कहते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का मतलब हो गया प्रेसिडेंट, और विधायिका फिर दो हिस्सों में बटा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा। इस तरीके से हम समझ गए।
आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट से इत्तेफाक रखता है, जिसमें कि अध्यादेश की बात की गई है। राष्ट्रपति के पास वो भी शक्ति है कि अगर ऐसे सिचुएशंस हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय कुछ डिसीजन लेना है, तो राष्ट्रपति उसके लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति को इतनी शक्ति दी गई है। कैसे आप कहेंगे कि ये वरिष्ठ है? इसी तरीके से आर्टिकल 143 जो है हमारे संविधान का, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को कभी कुछ सलाह की जरूरत लगे तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह देने के लिए कई सिचुएशंस में बाध्य है, बहुत सारे सिचुएशंस में वो नहीं भी बाध्य है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है does not constitutionally have the freedom of discretion in certain circumstances। ठीक है, ये तो बात हो गई, लेकिन कहां कहां डिस्क्रिशन है? अगर बीच समय में हेड ऑफ स्टेट जो है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है, इनकेस उनकी डेथ हो जाती है और उस समय अगर उनके उत्तराधिकारी का चयन करना है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, ये सब कुछ अगर ऐसे सर्कमस्टांस हो जाते हैं, तो उस समय किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ये डिस्क्रिशन होता है प्रेसिडेंट। अगर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है लोकसभा में रूलिंग पार्टी का, तो अब कैबिनेट को डिसॉल्व किया जाए ये, या फिर दूसरे पार्टी को मौका दिया जाए, ये सब कुछ डिस्कशन। ठीक है, ये सब जो है ना, ये स्पेशल डिस्क्रिशन है, ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन है, इस पर अच्छे से आपको समझ होनी चाहिए। अगर हम पावर की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्ति है, इसको 8 मोटे मोटे हिस्सों में आप बांट के देख सकते हैं। जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि विधायिक शक्ति हो गई, एक्सिक्यूटिव या फिर अपॉइंटमेंट पावर, यानी कि जिसको कार्यपालिका कहते हैं, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, पार्डनिंग पावर और इमरजेंसी पावर। इस तरीके से आप बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं। और यहाँ पर इन सारी शक्तियों को अगर वन बाय वन देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिस पर आप विशेष चर्चा कर सकते हैं। जैसे एक्सिक्यूटिव पावर की बात करें तो जो भी एक्सिक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं हमारे देश में, वो फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज जो है ना, ये आप बात बता सकते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो विधायी शक्तियां हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में वेस्टेड है, और यहाँ पर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं कि ये हेड है एक तरीके से, तो ये लॉ मेकिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करते हैं। और इसकी बात आर्टिकल 78 और आर्टिकल 86 वगैरह में की गई है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो दोनों सदनों का कह लें कि संयुक्त बैठक बुलाने का भी काम करते हैं, अगर कोई ऐसा डेडलॉक वाला सिचुएशन उत्पन्न, और ये लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये लेजिस्लेटिव पावर। इसी तरीके से एक्सिक्यूटिव पावर की बात करें तो ये प्रेसिडेंट जो है बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। क्या आप उनमें से कुछ नाम बता सकते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, इसी तरीके से सीएजी जो हो गए, या फिर जो मेंबर्स हैं, या कह लें इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, यूपीएससी के मेंबर, यूपीएससी के चेयरपर्सन, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। इसी तरीके से अगर किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन सीख करना हो तो मांग सकते हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन, ये सब कुछ। और यहां पर वो अपॉइंट करने का काम करते हैं जो स्पेशल बॉडीज है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेज। इसी तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल की अगर जरूरत पड़े तो वो अपॉइंट करते हैं सेंटर स्टेट के लिए और इंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए। और वो डायरेक्टली हम कह लें कि यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्ट्रेशन में अपने रखते हैं, इसी से तो कहते हैं कि वो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। और वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी क्षेत्र को ये शेड्यूल्ड एरिया है,
और क्या कुछ पावर वगैरह होगा उस क्षेत्र को लेकर, ये सब कुछ समाहित है। बहुत कुछ है, बहुत सारी शक्तियां हैं और ये सब कुछ आपको बताना। ये क्या कुछ वो अपॉइंट करते हैं यहाँ पर जुडिशियल जो पर्सन्स हैं, जैसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स के जजेज, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सभी को। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं एनसीआर या कहते हैं न्यू कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो आर्टिकल 239 ए है, इनको भी चुनने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स वगैरह जो हो गए, ये सब कुछ ऑफिसर्स जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के या फिर अदर जो सिविल सर्विसेज हैं ग्रुप ए में, सारे के सारे जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है, वो बातें की गई हैं आर्टिकल 80 में, हमारे संविधान के पार्ट 5 में। यहाँ पे 12 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए 6 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा या फिर खेल कूद वगैरह से आते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है उनके पास शक्ति हुआ करती थी कि वो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे, लेकिन 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे उनकी ये जो शक्ति है उससे खींच ली जाती है। अब यहाँ पर जुडिशियल पावर की बात की गई है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी ड्यूटी है प्रेसिडेंट की कि वो प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे और डिफेंड करे हमारे संविधान को, ये बात आर्टिकल 60 में की गई है। इस बात को आपको समझना है कि ये उनका प्राथमिक कर्तव्य है, धर्म है कि संविधान और कानून को संरक्षित करना, और हम देखते हैं कि इस तरीके से उसे बचा के रखना जो है, डिफेंड करना इनका रोल है। ये बात आप बताएंगे। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, बाकी जजेस को, और प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकते हैं किसी जज को, लेकिन इसके लिए 2/3 वोट जो है वो आना चाहिए दोनों सदनों से, पार्लियामेंट के, तभी ये डिसीजन लिया जाता है, उसके आधार पर ही वो डिसमिस करते हैं। अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना या फिर स्टेट में हम देखते हैं कि स्टेट मशीनरी अच्छे से काम नहीं करती है, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अगर सब कुछ सही ढंग से फंक्शनल नहीं है तो गवर्नर का जो रोल आ जाता है। लेकिन गवर्नर को अभी किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न होती है तो वो कहाँ कंसल्ट करेंगे, तो वो ऐसे सरकमस्टांस में प्रेसिडेंट से कंसल्ट करते हैं। फाइनेंशियल पावर भी बहुत सारे हैं प्रेसिडेंट्स को, जैसे कि मनी बिल जो है, जो आर्टिकल 110 में चर्चा किया गया है, वो पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस होगा जब उसको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मिलेगा, या फिर जो प्रेसिडेंट जो है वही जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में यूनियन बजट बोलते हैं, वो पार्लियामेंट के सामने ले करते हैं। प्रेसिडेंट के पास शक्ति है कि वो पैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारी आकस्मिक कोष है, निधि है, कंटिजेंसी फंड है, अगर कुछ ऐसे अनफोर्सीन सिचुएशंस आ जाते हैं। और प्रेसिडेंट के द्वारा ही फाइनेंस कमीशन जो है हर एक 5 वर्ष पर अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 280 में इसकी बात की गई है, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सही ढंग से पैसों का एक्सचेंज हो सके। डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक शक्तियां भी दी गई हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, जो उसका नेगोशिएशन है या कंक्लूड है, वो सब प्रेसिडेंट के बिहेव पर होता है, लेकिन प्रैक्टिस में जनरली नहीं देखा जाता है। इस बात को भी आप कोट कर सकते हैं। सैन्य शक्तियां हैं कि जो सुप्रीम कमांडर है हमारे देश के तीनों आर्म फोर्सेज के, वो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट ही वॉर डिक्लेयर करने का काम करते हैं या शांति स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम में होते हैं। क्षमा करने की शक्ति जो है उस पर हमने बात कर ही ली, और यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ उनको गवर्नमेंट का राय लेना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, सिचुएशंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर कोई मर्सी पिटीशन, मर्सी प्ली है, तो क्षमा याचिका है, तो उसमें केंद्र सरकार की सलाह तो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। बात सन 1980 की है, जब हम देखते हैं कि मरुराम, जो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेज हैं
मरुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर 1994 का धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स व्हाइल डिसाइडिंग द मर्सी पिटीशन। तो ये सब कुछ एग्जांपल दे सकते हैं जिससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट का पावर जो है यहाँ पे कर्टेल किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस है, नेशनल इमरजेंसी हो या फिर सिचुएशन आता है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना पड़े, आर्टिकल 358 में जो भी बातें की गई हैं, तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ये सब कुछ जो है ना प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 40 मतलब यहाँ पर 19 में जो बातें की गई थी उसके लिए 44th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां ये कहा गया था कि आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर सिचुएशन में नहीं, हर नेशनल इमरजेंसी में नहीं है कि उनको कर्टेल कर दिया जाएगा। वो तभी सस्पेंड होंगे जब बाह्य आक्रमण, अगर हमारे देश में अंदरूनी तौर पर आर्म्ड रिबेलियन हो गया है तो उसको नहीं ब्रीच किया जाएगा। ये सारी बातें जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से स्टेट इमरजेंसी में या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब डिक्लेयर करने का प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि हमारे देश में ऐसी कभी सिचुएशन नहीं उत्पन्न हुई है और होनी भी नहीं चाहिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो है वीटो पावर। वीटो पर हमेशा चर्चा होता है और ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट को इसमें बहुत अधिक भी शक्ति प्रतीत होती है और कभी कभी लगता है कि नहीं, इतनी शक्ति नहीं है। तो अगर कोई बिल भेजा गया पार्लियामेंट के तरफ से प्रेसिडेंट को, तो बिल को अपना एक्सेंट दे सकते हैं या विथ होल्ड कर सकते हैं अपना एसेंट, या फिर रिटर्न कर सकते हैं बिल को कंसिडरेशन के लिए। ये 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं अंडर आर्टिकल 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ वीटोज पावर है, जैसे कि कौन कौन से वीटो होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। इस पर चर्चा होना चाहिए। एब्सोल्यूट वीटो का क्या मतलब है कि पावर जो दिया गया है प्रेसिडेंट को कि वो अपना जो एसेंट है, जो मंजूरी है किसी बिल को, वो विथ होल्ड कर सकते हैं, रोकने की शक्ति दी गई है, और ये एब्सोल्यूट वीटो है। इसी तरीके से सस्पेंसिव वीटो क्या है कि विधेयक को विचाराधीन या विचाराधीन किए बिना संसद को लौटाने की राष्ट्रपति की शक्ति को सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और इसी तरीके से पॉकेट वीटो है कि अपने किसी भी तरीके का अगर कोई सिनेरियो है उसको पॉकेट में रख लिए, उस पर कुछ अपना राय दिए ही नहीं, हो सकता है आगे चल के लोकसभा भंग हो गया और अब उसकी जरूरत नहीं रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूएसए से ये ज्यादा बड़ा पॉकेट है इंडिया के प्रेसिडेंट का। यूएसए में मैक्सिमम 10 डेज है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह 1986 में ये पॉकेट वीटो का यूज करते हैं। अगर बात हम करें इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल की, और वो अपने पॉकेट में ही रखे रह जाते हैं, आगे चल के उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। सब जब रिएक्शंस वगैरह होते हैं तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो रबर स्टैंप है? आप क्या समझे अब तक जो हम बात कर रहे हैं? तो हम देखते हैं कि डायरेक्टली वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को, जो भी सरकार के हैं। और यहाँ पर कई बार दिखता है कि प्रेसिडेंट ना चाह के भी वो अपना जो अपना विल है वो पुट करते हैं, उस सहमति उनको देनी होती है किसी विधेयक को, ऐसा दिखता है। ठीक है, वो कैबिनेट को रिकंसिडर करने के लिए दे सकते हैं एक बार को, लेकिन फिर अगर लौट के आता है तो उस बात को उन्हें मानना पड़ता है। तो ये सब देख के लगता है कि प्रेसिडेंट की शक्तियां जो है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर हर जगह क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखना है, और जो कुछ भी पार्लियामेंट डिसीजन ले रही है उसमें इस बात को समझने की जरूरत है कि वो संपूर्ण देश से चुने गए लोगों के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने कुछ मिलकर डिसीजन लिया है, मेजोरिटी से पास हुआ है। तो हो सकता है कि वो जो डिसीजन है वो गलत है। यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ लिया जाता है टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अपोज एनी मूव विच ही और सी सीज एज अ थ्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी बात कही गई। इसलिए ये कहीं से उचित नहीं है
कि आप एक बार में कह दें कि जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैंप है। बिल्कुल नहीं है, इतनी सारी शक्तियां हैं। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि कई बार ऐसे सिचुएशंस उत्पन्न हुए हैं हमारे देश में जो लगते हैं कि हाईली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट का पद है वो काफी सम्मानजनक है। और हमेशा ऐसे ऐसे व्यक्तियों को इस पोस्ट पर हमने देखा है जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है राष्ट्र निर्माण में। जैसे कि हमारे देश के पहले साइंटिस्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। अगर हम कहें कि जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो संविधान तैयार किया गया, उसमें कितना बड़ा रोल था। तो प्रेसिडेंट का पावर है वो बहुत मामले में आपको अगर लगता है कि कम है, वो रबर स्टैंप है, तो इस बात को थोड़ा अच्छे से व्याख्या के तौर पर चीजों को समझ के और एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में आपको आंसर लिखना होगा। इस तरीके से आप समराइज नहीं करेंगे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर ही नहीं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इमरजेंसी की शक्ति है, पार्डनिंग पावर है, बहुत कुछ है यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से भी देखें तो बहुत कुछ है, शक्ति है। और पान का दुकान हो या चाय की टपरी हो, वहां पर जो चर्चे होते हैं, वो चर्चे जो है आपको अपने आंसर में नहीं लिखने हैं, उससे आपके आंसर का क्वालिटी नहीं इनहेंस होता है। या फिर जो कई बार न्यूज चैनल्स वगैरह पर कुछ भी दिखा देते हैं, उस बात को अपने आंसर में नहीं लिखना होता है। आपका जो आंसर है आप इस तरीके से लिखें कि आपके आंसर को पढ़ने से लगे कि यू हैव ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, और ये जो इंडिविजुअल है इसका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, और ये उचित कैंडिडेट है एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन जो मैंने इस क्वेश्चन को शुरू में आपके सामने रखा था, जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन का एक बढ़िया सा आंसर लिखिए, और आंसर लिखने के बाद आप मुझे यहाँ टेलीग्राम पर भेज दीजिए। मैं उसका इवेल्युएशन करूंगा और फिर उसका डिस्कशन भी करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।